हाफिज एहसान साहब। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ, हाफिज एहसान साहब से भी हम राब्ता करेंगे। फरीद, आपकी जानिब आएंगे। ब्रिटिश लॉज की अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो ब्रिटिश लॉ में इस हवाले से क्या है कि अगर कोई शख्स किसी के बारे में बात करता है, प्रोपेगेंडा करता है जिससे उसकी साख को नुकसान पहुंचता है, तो उसमें सिर्फ क्या जुर्माना आयद किया जाता है या कोई प्रिजन भी मुमकिन हो सकती है, या क्या होता है? डिफेमेशन के केसेस में प्रिजन तो नहीं होती, लेकिन उसमें जुर्माना होता है, भारी जुर्माने होते हैं, जिनमें फिर आपके अगर नाम पे कोई असासे हैं तो वो जब्त किए जा सकते हैं। आपकी अगर जॉब है तो उसकी इनकम जो आपको होती है उसमें से पैसे काटे जा सकते हैं और आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है उसके बाद। और फिर उसके अलावा जिन सोर्सेज से आप ये पैसा कमा रहे हैं इल्जामात लगाकर, उनके ऊपर पाबंदी भी लगती है। तो इस तरह के संगीन नताइज होते हैं जो बज़ाहिर सुनने में शायद इतने मुश्किल ना लगे, लेकिन जब आप बरतानिया जैसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे आपको रेंट भी अदा करना है, जहाँ पे आपको रहना भी है, जहाँ पे आपको खाने पीने के अखराजात हैं, और अगर आपकी इनकम बंद हो जाए, आपके ऊपर जुर्माने भारी आयद हो जाएं, आप कोई कारोबार ना कर सकें, तो आपके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उस लिहाज से आदिल राजा के लिए बड़े मुश्किल हालात का सामना उन्हें करना पड़ेगा आने वाले वक्त में। और ये उन तमाम लोगों के लिए एक लेसन है जो झूठे इल्जामात लगाते हैं दूसरों के ऊपर और फिर उनको अदालत के अंदर साबित नहीं कर पाते। और राशिद नसीर ने जिस तरह से मुकदमे को अदालत में लड़ा, जब उन पर जरा की गई तो उन्होंने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में अपने तमाम जो इल्जामात हैं उनके जवाब दिए। हमने उसको विटनेस किया अदालत के 4 रोज़ा रिमांड के अंदर के जब वकला की तरफ से राशिद नसीर पर उन इल्जामात के हवाले से जरा की गई तो उन्होंने बताया कि उनका इस हवाले से क्या किरदार था, पाकिस्तान में जो इदारे हैं वो किस तरह से काम करते हैं। और अदालत को ये बताया गया कि जिस तरह से अरशद शरीफ के केस में ये इल्ज़ाम लगाया गया, तो अदालत को अंदर ये बताया गया कि उसमें पाकिस्तान की एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है कि अरशद शरीफ के कत्ल में किसी पाकिस्तान के इदारे का कोई किरदार नहीं था। तो इस तरह के जो नाजुक मामलात हैं वो भी अदालत के अंदर ज़ेर बहस आए। ताहम जज ने ये कहा कि ये फैसला 2 अफराद के दरमियान है, ये कोई पाकिस्तान के इदारों का फैसला नहीं है, उनके जो किरदार है उस हवाले से कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन जो फैसला है उसमें बड़ा तफसीली लिखा गया है कि जो इल्जामात लगाए गए थे कि पाकिस्तान में लोगों को किस तरह से मारा जाता है वो भी साबित नहीं किया जा सका कुछ भी इस अदालत के अंदर, और इंतखाबी धांधली के हवाले से भी साबित नहीं किया जा सका। जिल शाह के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया, वो भी साबित नहीं की जा सकी कोई भी बात। और इस तरह के जो इल्ज़ामात थे बड़े संगीन थे जो नो पब्लिकेशन के अंदर लगाए थे आदिल राजा ने, और तमाम के तमाम इल्ज़ामात अदालत के अंदर झूठे साबित हुए। और आदिल राजा को हुक्म दिया गया है कि वो इन इल्ज़ामात की तरदीद करें और ये अपने सोशल मीडिया के ऊपर लिखें कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो झूठे थे। इसके अलावा उन्हें भारी जुर्माना आयद किया गया है। उनके लिए बरतानिया के अंदर हालात आने वाले बड़े मुश्किल होने जा रहे हैं। बज़ाहिर अब जो है वो उनके लिए बरतानिया में आने वाले दिनों में हालात मुश्किल होने वाले हैं। फरीद, जरा ये भी बताइएगा इस केस के हवाले से, इस केस में ये कब ये केस दायर किया गया, समातें जो हुई, इस हवाले से भी बताइएगा। फिर हमने ये भी देखा कि जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब थे वो जो है वो खुद वहाँ पर फिजिकली अपेयर भी हुए, लेकिन आदिल राजा के बारे में हमने सुना कि वो जो है वो फिजिकली वहाँ पे अपेयर भी नहीं हुआ। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिए फरीद, आपकी जानिब भी आएंगे इसी पर बात करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। यूट्यूबर आदिल राजा जिनके बारे में पहले भी बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, जिन पर पहले भी जो है वो बहुत सारे मामलात हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे वो झूठे साबित हो गए हैं, वो बेबुनियाद साबित हो गए हैं, और उनके ब्रिगेडियर साहब के हक में फैसला आ गया है। ना सिर्फ फैसला आया बल्कि आदिल राजा पर 3 लाख पाउंड का जुर्माना भी कर दिया गया है। सर, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये तो साफ ज़ाहिर हो गया है कि वो निज़ाम इंसाफ वहाँ काम करता है, उन जिन ममालिक में वो उसका फैसला देते हैं। इस शख्स का जो जिसने मेरा ख्याल है ज़ाती मकासद के लिए, इसको तो मैं सियासी मकासद भी नहीं कहूँगा क्योंकि वो सियासी जमात ने भी इससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था क्योंकि एक बैगेज बन गया था। तो ये तो मुझे लगता था कि किसी बैन अल-क़वामी जो कोदे हैं उनका आलाकार बन के इसने झूठ का तोमार बांध दिया था, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, इखलाक से गिरी हुई बातें करना और लोगों को गुमराह करना। तो ये अब लोगों के लिए भी एक सबक है, चाहे वो हमारा डायस्पोरा है यूके में, चाहे वो अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं। अब उनको ये चीज़ बड़ा वाशगाफ अंदाज में उनके सामने बता दी गई है, और ये निज़ाम इंसाफ है यूके का, ये उसने फैसला दिया है, पाकिस्तान की अदालत ने नहीं दिया है। और लोगों के सामने आ गया कि ये किस कदर झूठ पे मबनी ये बयानियाँ बनाते थे सिर्फ यूट्यूब पे कुछ जो मॉनेटरी बेनिफिट हासिल करने के लिए। मुल्क का जो इंटरेस्ट है, स्टेट का इंटरेस्ट है, इंसानियत है, अखलाकियत जो अखलाकियात है, उससे नीचे आके ये डिस्कोर्स करते थे। नई नस्ल को बहुत गुमराह किया इन्होंने, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, फेक न्यूज़, कैरेक्टर असैसिनेशन और हर किस्म की वो ऐसी बातें की जो वेंटिंग ऑफ स्प्लीन के
زمرے میں آتی ہیں، اور ان کو میڈیا پہ تو کوئی ہاف اے ڈیسنٹ شخص وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا، اور یہ لگے ہوئے ہیں ابھی بھی، یہ اس ڈٹائی سے یہ یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ مقصد ان کا یہی ہے کہ اس سے کچھ مال بٹورا جائے، پیسہ کمایا جائے، کیونکہ ملک پہ تو ان کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے، اس کا بھی ہو چکا ہے، بٹورنا تو کیا تھا کہ اب تو میرے خیال سے ان کو مزید پیسے جو ہے وہ دینے پڑیں گے، کیونکہ 3 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ ان پر عائد کر دیا گیا ہے، یعنی کہ 14 کروڑ روپے پاکستانی۔ دیکھیے اب وہ اس یو کے کی حکومت کو بھی چاہیے نا کہ ان کی طرف دیکھیں، ان سے وہ لیں، ان کو انشور کریں، اور یہ بھی دیکھیں کہ کیا پاکستان اور حکومت کے درمیان کوئی ایکسٹراڈیشن ٹریٹی ہے۔ اگر ایسا ملک وہاں، ایسا شخص وہاں بیٹھ کے زہر پھیلا رہا ہے، نفاق پیدا کر رہا ہے، تو کیا اس کو ایکسٹراڈائٹ کر کے پاکستان نہیں لانا چاہیے اور اعتراف کے کٹہرے میں نہیں ڈالنا چاہیے؟ یہ بھی ابھی ہمیں دیکھنا ہے۔ بالکل۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب، حسن ایوب، فرید قریشی، آپ تینوں ہمارے ساتھ موجود تھے، حافظ احسان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ چاروں کا بے حد شکریہ۔